आज का हमारा टॉपिक है शुड पेरेंट्स लीव बिहाइंड प्रॉपर्टी फॉर चिल्ड्रन। अक्सर आप सबने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम किया होगा, तो आज का टॉपिक ही हमारा ये है, क्या आपको प्रॉपर्टी बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए और इसके साथ में क्या चैलेंजेस एक्चुअल में आते हैं जो आप सब फेस करते हैं। इस पे मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो इसको आपको लेते टाइम क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और आज इस टॉपिक के अंदर ये भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से फैमिली डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं अब, और कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स के बारे में आपको बताऊंगा, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बेनिफिशियरी एंड लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज वो भी आपको मैं बताऊंगा। चैलेंजेस मिडिल क्लास के क्या हैं फैमिलीज के अंदर वो आपको बताऊंगा, और साथ में कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक एसेट होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है और अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो क्या क्या वो कंसर्न्स हैं आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, और आपके कंसेप्ट्स आपकी सोच को काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लियर हो जाए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, ये अपने आप में डायनेमिक जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिस हिसाब से चेंज हो रही है, वो आज की डेट में सोसाइटी के अंदर एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट करने में एक तरह से चैलेंज हो गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना ये दिखता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कंटिन्यूएशन में यही सारी चीज़ें इनहेरिटेंस के बारे में जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताता रहूँगा। शिफ्ट इन फैमिली डायनामिक्स, जिस हिसाब से जो सोसाइटल स्ट्रक्चर अब चेंज हुआ है, जॉइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई हैं। तो यहाँ पर जो लिविंग है, डिस्पर्स्ड लिविंग, उसकी बात करें तो उसमें भी काफ़ी सेटअप में चेंज आ गया है। अब बच्चे ज़्यादातर जो दूर रहते हैं, जैसे कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रहते हैं, कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, और इवन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर रहते हैं, मतलब सेम सिटी के अंदर अब काफ़ी कम ऐसे ऑप्शंस नज़र आते हैं जहां बच्चे भी साथ ही साथ सेम सिटीज़ में रह रहे हैं। तो उनका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है, लोग बाहर जाने लगे हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे भी पड़ रहा है। तो डिस्पर्सल जो क्रिएट होता है उससे लॉजिस्टिक चैलेंज और साथ में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को मैनेज करने जैसे इश्यूज पनपते हैं। तो शिफ्टिंग द कंसेप्ट ऑफ अ फैमिली होम टू ओन प्रॉपर्टी, ये अपने आप में एक बड़ा इशू बन जाता है। कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। लीगल प्रोसेस जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का है वो एक मेजर हर्डल बन के सामने आता है। यहाँ तक कि 80% पॉपुलेशन इससे बचना चाहती है, क्योंकि एक लंबा लीगल प्रोसेस होता है, और ये अक्सर देखा जाता है कि इसके अंदर ऐसे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, डीलिंग होती है वेरियस, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ में आपको बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है, और इससे आपको ये एक कठिन प्रोसेस लगता है। तो ऐसे कठिन प्रोसेस क्या आप लोग भी फेस करते हैं? आप लोग भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं? ये इशू आप सब फेस करते हैं, मैं जानता हूँ। कहीं हद तक आप लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा शायद हमें फ़ायदा ना हो। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बेनिफिशरीज एंड लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, करीब 70% ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की जो है उन केसेस के अंदर मल्टीपल बेनिफिशरीज होते हैं, और इसके अंदर लोगों को प्रॉपर पेपर वर्क करने की नॉलेज भी कम होती है, और इससे लीगल कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी बढ़ जाता है, और फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल लीगल हायर्स बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। स्पेशली जो वर्किंग कमिटमेंट्स हैं लोगों की, अक्सर कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए वहाँ पहुंचना बहुत दूभर हो जाता है, और सबका इकट्ठा होना और फिर उस चीज़ को फाइनल करना, और लीगल हायर सारे के सारे इकट्ठे होना, मतलब जितना फैमिली पार्टीशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, उतना ही वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाते जाते बड़ा टीडियस जॉब हो जाता है, और इससे
एम्बिग्यूटी काफ़ी बढ़ जाती है और बेनिफिशरीज की लिस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब लीगल हायर्स का जो क्लेम करने का दायरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और अक्सर मैंने भी कई जगहों पे देखा है कि हमारे जो फोर फादर्स हैं या ग्रैंड फादर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ प्रॉपर पार्टीशन नहीं किया है वहाँ वहाँ ऐसे इश्यूज बहुत सारे आए हैं। चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। अक्सर देखा जाता है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके प्रॉपर लीगल एडवाइजर्स होते हैं जो इनहेरिटेंस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में क्या होता है, मिडिल क्लास में किसी भी टाइप का लीगल एडवाइज़र नहीं होता है और लीगल एडवाइज़र के नाम पर फैमिली खुद ही सारे काम कर रही होती है। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के कारण और लोअर वेल्थ इन्वॉल्वमेंट के कारण भी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा सा कम दिखता है। इसी कारण से इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये एक लेंदी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता और शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं। इस कारण से लोग वहाँ कम इकट्ठे होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज एन एसेट। प्रॉपर्टी एक एसेट है और ये कई बार सिंगल डिजिट रिटर्न देती है, तो भी लोग बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यहाँ मेरा ये आपसे कहना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़ दें क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिक्विडेशन प्रॉपर्टी की फेयर तरीके से हो और डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स के बीच में या बेनिफिशरीज के बीच में प्रॉपर तरीके से हो, जिससे कि हर आदमी बेनिफिशियल हो और जो लीगल प्रोसेस है वो भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन हो पाए। ये आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ पैसे के लिए नहीं ली जाती, प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के लिए नहीं ली जाती। ये आपके पूर्वजों की, आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है। आपको यहाँ एफर्ट्स करने चाहिए और इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ को आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी पहचान होती है। तो ये मेरी पर्सनल लेवल पे आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी में जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं भी मिल रहा है वहाँ पर भी समय निकाल के इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा अक्सर देखा जाता है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर आदमी उतना टाइम नहीं निकाल पाता और इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते। तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना है, इसकी वैल्यू को समझना है। इन टर्म्स ऑफ मनी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जो एक्चुअल नीड है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास वो प्रॉपर्टी चली आ रही है और कई बार आपके अपने गांव की, जहां से आपकी पहचान है, वहां की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको इसको समझना है और इससे इन्वेस्टमेंट ना समझते हुए इमोशनल वैल्यूज़ के साथ भी, अगर आप कम वैल्यू की भी प्रॉपर्टी है तो मुझे लगता है कि आपको इसको लेने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। और जो ये अपॉर्चुनिटी है इसे कॉस्ट वाइज ना कंपेयर करते हुए इसे पूर्वजों का आशीर्वाद समझ के आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ व्यूज़ जो आज के टाइम पर ट्रेडिशनल अप्रोच बन चुका है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आज हमने डिस्कस किए। तो ओवरऑल अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। इसके अंदर लीगल नॉलेज का कम होना, रिटर्न कई बार प्रॉपर्टी में ना आना, अच्छा, ऐसे बहुत सारे वैलिड कंसर्न्स होते हैं जिसके कारण लोग कई बार उस जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले जाते हैं और ये एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइनल में जाकर इसका सॉल्व होना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपकी है तो उसमें थोड़ा सा समय लगाइए और ऐसी प्रॉपर्टी को आपको ज़रूर रखना चाहिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि इसमें अगर आपके कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उनको प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए, तो इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप टाइप करना शुरू कर दीजिए, नाम के साथ मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपके
ऐसे टॉपिक को फर्दर और भी फ्यूचर में कवर करता रहूँगा। अगर कोई और स्पेशल टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब यही वक्त है विदाई का। नमस्कार एंड जय हिंद।